क्वेश्चन है सेरिब्रम किससे संबंधित है। सेरिब्रम किससे संबंधित है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मस्तिष्क के संबंधित है, यानी कि मस्तिष्क से, यानी कि माइंड से संबंधित है। सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जो सेरिब्रम होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह क्या होता है, ये बुद्धि का सबसे बड़ा केंद्र तथा चतुराई का भी केंद्र होता है। जैसे हम क्रोध करते हैं, हम द्वेष करते हैं, या हम समझते हैं या विचार करते हैं, तो सभी का ये जो केंद्र होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमें प्यार करने के लिए, हमें क्रोध करने के लिए, हमें नफरत करने के लिए सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि केंद्र जो है वो सेरिब्रम लेता है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अमित कुमार, मैं आप लोगों के लिए साइंस की टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप लोग सीरियस होकर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 20 में से आप लोग अगर 15 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन क्या है, देखिए आप लोग नर्वस सिस्टम जानते होंगे, तो नर्वस सिस्टम का एक ये फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। क्या होती हैं, नर्वस सिस्टम का एक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, यानी कि न्यूरॉन जो होती है वो एक इकाई होती है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। जिससे कि तंत्रिका न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, न्यूरॉन्स का काम होता है कि मैसेज को ट्रांसफ़र करना, यानी कि जो मैसेज होती है ना, मैसेज होती है उसको ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोर्टेज करना, यानी कि इसी से जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, यानी कि बॉडी के विभिन्न अंग तक मैसेज को पहुंचाया जाता है न्यूरॉन के माध्यम से। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई यानी कि नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट्स है न्यूरॉन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका का कोई विभाजन नहीं होता। यानी कि कह रहा है कि जन्म के बाद कोशिका का जो भी विभाजन होता है वो जन्म के पहले हो जाता है, लेकिन जब जन्म हो जाता है उसके बाद कोशिका में यानी कि सेल में कोई डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन होता ही नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्वस यूनिट, यानी नर्व सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका। ये जो तंत्रिका कोशिका होती है जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होती। आपको बता दें कि ये शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे लंबी आपका कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। यानी कि पुनर्योजन का शक्ति का मतलब कि अगर वो कोशिका किसी वजह से मर जाती है या डेड हो जाती है तो उसके बाद वो फिर से जीवित नहीं होती। तो सबसे कम क्षमता जो होती है वो किस कोशिका में, किस प्रकार की कोशिका में होती है, तो वो होती है मस्तिष्क की कोशिकाएं। यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं अगर एक बार क्षति पहुंच जाती है या एक बार किसी तरीके से डेड हो जाती है तो वो दोबारा यानी कि पुनर्जीवित होने की जो शक्ति होती है उसकी बहुत ही कम होती है। में भी हो सकता है, लेकिन जो 90% चांस होता है कि वो नहीं ही हो सकता है, यानी कि वो पुनर्जीवित नहीं हो सकती, यानी कि क्षमता बहुत कम होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्तिष्क की कोशिकाएं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार कितना है। अगर बाई एवरेज देखा जाए तो लगभग 1400 ग्राम होता है, यानी कि 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का जो एवरेज यानी कि औसतन जो भार होता है वो 1400 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। यानी कि यकृत के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। तो जानते हैं कि जो हमारे शरीर में जो यूरिया होती है, यानी यूरिया की जो उत्पत्ति होती है वो यकृत के द्वारा होता है। यूरिया की उत्पत्ति जो होती है वो यकृत के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जब किडनी अगर काम करना बंद कर दे, यानी कि ये फंक्शन करना बंद कर दे, यानी वर्क करना बंद कर दे, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है।
जाहिर सी बात है जो किडनी होती है वो क्या करती है, फिल्टर होने का काम करती है, यानी कि फिल्टर का काम करती है कि मतलब जितने भी अनवांटेड मटेरियल होंगे, जितने भी अनवांटेड मटेरियल होंगे या फिर जितने अपशिष्ट पदार्थ होंगे, जितने गंदे पदार्थ होंगे, उनको छँटने का काम करता है, फिल्टर का काम करता है। अगर ये किडनी काम करना बंद कर देगा, फंक्शन करना बंद कर देगा, तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी कि अनवांटेड मटेरियल हैं वो रक्त में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमारा है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यानी कि फाइट एंड फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा हार्मोन होता है जैसे कि कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम मारेंगे या मरेंगे, या भागेंगे या बचेंगे। तो ये सब जो विचार आती है, ये सब जो मतलब कि करता है, ये केवल हार्मोन के द्वारा होता है। तो ऐसा एक्साइटमेंट कौन करता है, किस हार्मोन के कारण? तो ये आप एड्रेनलिन यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा होता है, इसीलिए एड्रेनलिन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? मतलब कि कौन से विटामिन की वजह से जो हमारा नेत्र होता है यानी कि आँख होता है वो स्वस्थ रहता है और स्वस्थ संचालन यानी कि बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि विटामिन ए की वजह से हमारे जो नेत्र हैं वो काफ़ी हेल्दी रहती हैं, उसका फंक्शनिंग बहुत अच्छा रहता है विटामिन ए की पूर्ति के कारण। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं, यानी कि कौन से विटामिन को सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी है, वो धूप में यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है उसके द्वारा विटामिन डी की पूर्ति की जाती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सनसाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है यानी केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो क्या है, कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। और जो विटामिन ए है वो रेटिनॉल है, रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या नाम है, थायमीन, थायमीन। आप लोग इसका केमिकल नेम याद रखें क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है? आप लोग जानते हैं कि जो विटामिन के होती है वो रक्त के थक्का जमाने से यानी कि विटामिन के की अगर पूर्ति बहुत अच्छे से है तो ब्लड की क्लॉटिंग बहुत जल्दी से हो जाएगी, ज़्यादा ब्लड नहीं बहेगा, यानी कि ब्लड ज़्यादा नहीं बहेगा, बहुत जल्दी से क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड और आप सेफ रहेंगे। तो विटामिन के जो होता है वो रक्त के थक्का से संबंधित है। अब इसमें हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है। आप जानते हैं ये रेटिनॉल है, रेटिनॉल। विटामिन ई जो है वो टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। विटामिन सी है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन के फिलोक्विनोन, क्या है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? अभी हम आपको बताएं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, आप जानते हैं। राइबोफ्लेविन है, रेटिनॉल है, ए का नाम है, आप अच्छी तरीके से सब जानते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स का नाम है, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स के अंदर नाम है विटामिन बी का। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे तब वहाँ पर आप पाएंगे राइबोफ्लेविन। लेकिन रेटिनॉल है विटामिन ए का, टोकोफेरॉल है आपका विटामिन ई का, और कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का। तो जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे
उसको हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन आप लोग ये थोड़ा सा फोकस किया करिए कि जो भी क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड जो भी हो, उसके कॉन्टेक्ट में जो भी क्वेश्चन हो उसे करने की कोशिश करिए, और इससे आपकी जो सोचने की क्षमता है यानी याद रखने की क्षमता वो काफ़ी दिनों तक याद रहेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है इसमें से किस में पाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी। ये अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो सोयाबीन होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। भले ही सोयाबीन सस्ती होती है, लेकिन सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होता है, मानव शरीर में जो वसा जमा होता है वो कहाँ जमा होता है? वो कहाँ जमा होता है? वो वसा ऊतक में जमा होता है। किस में जमा होता है? वसा ऊतक में जमा होता है, यानी कि फैटी टिश्यू में, फैटी टिश्यू में जमा होता है। किस में? फैटी टिश्यू में जमा होता है, यानी कि वसा ऊतक में जमा होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 20 क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन है। ये 20 का सीरीज चलेगा। 20 में से आपको देखना है, एकदम ईमानदारी से लगाना है कि कितना हम कर पाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हम कितना करेंगे। इससे आपका पता चलेगा कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है। देखिए ये बहुत बड़ी वैकेंसी, इससे बड़ी वैकेंसी आएगी नहीं। और एनटीपीसी सीबीटी 2 के में भी बहुत सारे ये क्वेश्चंस जो हैं यूपी पीसीएस और एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि में आए हुए हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो हर साल अक्सर रिपीट करते हैं हर एग्जाम में। तो आप लोग ईमानदारी से हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि कितने में से कितना किए, 20 में से, आउट ऑफ 20 में से कितना आप लोग आंसर सही किए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखिए इसमें एथलीट क्या होता है, दौड़ता है, वो मतलब इंस्टेंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज करता है, यानी कि अपने बॉडी को उसको बहुत ज़्यादा नीड होती है इंस्टेंटली, बहुत ज़्यादा एनर्जी की, बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो जल्दी और ज़्यादा मात्रा में मतलब कि एनर्जी देती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी रेलवे टेक्नीशियन 2005 में भी पूछा गया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि पित्त यानी कि जो बाइल होता है, बाइल जूस होता है, वो किस में जमा होता है? तो बाइल जूस जो होता है, देखिए जो बाइल होती है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है? वो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस यानी कहाँ से निकलता है? वो निकलता है यकृत से। कहाँ से? यकृत से, यानी कि लीवर से निकलता है। लेकिन जमा कहाँ होता है, यानी कि जहाँ कलेक्ट होता है, यानी पित्ताशय में जमा होता है, और निकलता कहाँ से? यकृत से, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? देखिए वही मैं कह रहा था, बताया कि जो पित्ताशय है यानी पित्त जो है, पित्त यानी कि बाइल जूस है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? यानी कि यकृत से। अभी हम आपको बताएं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत से। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? देखिए पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में बदल जाते हैं, एमिनो एसिड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और बात करते हैं इसकी केल्विन की, तो ये टेम्परेचर की है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। और अगर बात करें इसकी ये एटम की क्या है? एटम की मोल होती है एसआई यूनिट। और एक होता है ज्योति तीव्रता, यानी कि ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है? कैंडेला है। तो और इलेक्ट्रिक करंट की क्या है? एम्पियर है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एसआई यूनिट, वो एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? यानी कि ये प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और दिष्ट धारा को बोलते हैं डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में बदल देता है। अगर वही बात करें कि जैसे एसी
को डीसी में बदलता है, डीसी में कौन बदलता है तो रेक्टिफायर बदलता है। अगर यही बात करें कि डीसी को एसी में कौन बदलता है तो वो आपका इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर आप सभी के घरों में होगा इन्वर्टर। तो इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है, लेकिन रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में बदलता है। तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन से, और टॉप 20 का ये जो सीरीज़ है वो लगभग हम डेली लाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से आप लोग ये बताइए कि इसमें से कितने लोग कितनी कैसी तैयारी कर रहे हैं। अगर आउट ऑफ 20 में से अगर आप लोग 15 क्वेश्चंस भी अगर अटेंड कर ले रहे हैं सही, तो समझ लीजिए आपकी जो एक्यूरेसी है, जो प्रिपरेशन है, बहुत अच्छा चल रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।